एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाइए, वो भी शुरू से। तो आप सबकी कमेंट को देखते हुए मैंने आज से इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट किया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमें कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चों में डाउट है, चाहे बेटा आप कॉमर्स के हों या फिर आर्ट के हों, दोनों का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र सेम लगेगा, ठीक है। चाहे कॉमर्स वाले छात्र हों चाहे आर्ट वाले छात्र हों, इकोनॉमिक्स दोनों का सेम है। तो चलिए आज से हम चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो से आपको 3 से 4 नंबर पक्का मिलने वाले हैं। तो आज हम क्या जानेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय, उसका महत्व और उसकी सीमा। आज हम इतना पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसको याद ना करना पड़े, हर चीज़ें आसानी से आपके समझ में आ जाएं, ठीक है। अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी सिंपल रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का आशय और परिभाषा। तो अगर हम बात करें व्यष्टि या सूक्ष्म की, तो ये बेटा व्यष्टि या सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, छोटा। तो चलिए इसके हम परिभाषा को देखेंगे, आशय देखेंगे। आप वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा जो डाउट हमें करने बताइए, ठीक है ना। चलिए परिभाषा देख लेते हैं, इसका आशय देखते हैं, पहले भी परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का आशय। तो कहता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहिए चाहे व्यष्टि कहिए, आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों तथा अनेक व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो समझे बात, खुद सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी इसमें क्या होगा, कोई एक विशेष शाखा का अध्ययन किया जाएगा ना, विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा, संपूर्ण का नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो इंडिया में, अपने भारत देश में बहुत सारे परिवार हैं। तो किन्हीं विशेष परिवारों का जब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसमें विशेष शब्द होता है, विशेष परिवारों का जब अध्ययन करेंगे तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, जिसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो सूक्ष्म अर्थात आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयाँ, जैसे उद्योग हैं आपके, तो बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो किसी विशिष्ट उद्योग के बारे में जानकारी लेना सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो फिर समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन करती है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे भाग होते हैं। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होगा इसमें छोटी छोटी इकाइयाँ होंगी, छोटे छोटे फर्म होंगे, छोटी छोटी कंपनियाँ होंगी, बहुत सारा नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। छोटे का मतलब है कि हम किसी पार्टिकुलर को लेकर चलेंगे। जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनियाँ, किसी कंपनी को लेकर चलना। फिर आगे क्या कहता है, जो विशिष्ट अर्थशास्त्र इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का तथा उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे संबंध है, उनका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है ना, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म यानी छोटा, ठीक है। अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र के छोटे छोटे अंशों या भागों का विश्लेषण करते हैं और व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट आपका दूर किया जाएगा। मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये सब नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए, आपके कमेंट पे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए जरूर, है ना, मिस ना करिएगा। जो दिक्कत है कमेंट करिए, अगले वीडियो में सुधारा जाएगा, ठीक है। तभी हमने क्या जाना कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना, उनके व्यवहार के अध्ययन करना और उनके आपस में संबंध क्या होते हैं छोटी इकाइयों का। यहाँ से आप समझें, एक लाइन जो मैंने आपको लिखाई है यहाँ पे, सूक्ष्म जो आपका यहाँ पे है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से नहीं होता है,
ठीक है, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझे बात को कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम विशिष्ट इकाई, विशिष्ट फर्म या किसी विशिष्ट परिवार का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण का अध्ययन नहीं होता है, इसमें पार्टिकुलर लिया जाता है इकाइयों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो पहली परिभाषा किन्होंने दी है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा दी है यहाँ पे प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। बहुत सारी परिभाषाएं हैं बट मैंने आपके लिए 2 लाई हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं परिभाषा इनकी क्या कहती है। तो ये कहते हैं कि इसमें विभिन्न फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशेष वस्तुओं का अध्ययन शामिल है। समझे बात को अगर, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसमें विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशेष वस्तुओं का अध्ययन शामिल है। यानी समझें अगर कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारा क्या होता है, तो विशेष फर्म हो गए, विशेष परिवार हो गए, व्यक्तिगत कीमतें, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशेष वस्तुओं का अध्ययन शामिल है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर जो भी आपको दिक्कत जाएगी तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको पूरा सुधारने का प्रयास करेंगे। सभी भाई बहन अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी, और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। जो डाउट आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर 7987374158 में आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको जा रही है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो इस नंबर पे आप रात में कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या तो दोपहर में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टाइम मेरी सुबह शाम क्लास रहती है, तो कभी उस टाइम को कॉल ना करें, या तो आप रात में कर सकते हैं या फिर दोपहर में। चलिए तो देखते हैं एक और परिभाषा हेंडरसन के अनुसार, हेंडरसन और कॉन्ड के अनुसार, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों को हम क्या करते हैं, व्यक्तियों का समूह बना लेते हैं छोटा छोटा, फिर उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि इसका नाम है व्यष्टि यानी सूक्ष्म, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ही अध्ययन किया जाता है, बड़ी चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं। तो इसी ने परिभाषा भी दी है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। यानी इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें हम व्यक्तिगत व्यक्तियों या फिर विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, आय, मजदूरी आदि का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये पूरा विश्लेषण करने के बाद जो निकल के आता है मेन सारांश इसका, तो देखने का प्रयास हम करते हैं, आपको समझा रहे हैं। तो अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को असंख्य विभिन्न इकाइयों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र को विभिन्न इकाइयों में बांट के हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इकाइयों को छोटे छोटे भागों में बांट के हम उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति, महत्व एवं उपयोगिता। हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति कहे, चाहे आप महत्व कहिए या फिर उपयोगिता कहिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसे आराम से आप देखें, जो आपको डाउट जा रहा हमें कमेंट जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण में अत्यधिक महत्व है। इससे प्राप्त लाभ एवं महत्व को निम्नानुसार समझा सकता है। चलिए निम्न चीज़ें हैं जो हम देखते हैं आगे। पहला महत्व क्या है, इसका पहला महत्व है संपूर्ण अर्थशास्त्र के विश्लेषण में सहायक। यानी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण अर्थशास्त्र का विश्लेषण कर सकते हैं। देखते हैं इस क्या होता है इसमें, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। हम क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थशास्त्र के विश्लेषण में सहायक कैसे है,
देखिए, जब हमें संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होता है तो हम क्या करते हैं, उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं। ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों में हम क्या करते हैं, उसे बांट देते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी यही कह रहा है इसमें कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि केवल सूक्ष्म अध्ययन से सूक्ष्म समस्याओं की जानकारी क्योंकि केवल व्यापक अध्ययन से सूक्ष्म समस्याओं की जानकारी नहीं हो पाती है और व्यक्तिगत इकाइयों के द्वारा ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अगर हम चाहें कि व्यापक अध्ययन करके हर परिवार की जानकारी ले सकते हैं तो हम नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम देखें कि किसी भी एक शहर के बारे में कितने परिवार गरीब हैं, कितने परिवार अमीर हैं, तो हम संपूर्ण शहर का हालात देख के नहीं निकाल सकते। हमें उसको व्यक्तिगत परिवारों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा और उन परिवारों के घर में जा जा के अध्ययन करना होगा, जिससे हमें जानकारी मिल सके कि कौन सा परिवार अमीर है, कौन सा परिवार गरीब है। ऐसा हम 2-4 घर देख के हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है आपका कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि केवल व्यापक अध्ययन से सूक्ष्म समस्याओं की जानकारी नहीं हो पाती और व्यक्तिगत इकाइयों के द्वारा ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें सूक्ष्म इकाइयों के द्वारा ही अध्ययन करना होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 7987374158। बहुत सारे बच्चे से जुड़े हुए हैं, लाभ उठा रहे हैं। अभी आपके पास टाइम है तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। फिर बाद में आप लोग फिर जुड़ते हैं, फिर कहते सर PDF नहीं मिल पा रहा है, तभी आपके पास समय है, जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए ताकि आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी हो सके, क्योंकि हम परीक्षा की पूरी तैयारी करा रहे हैं। दूसरा आता है आपका निर्णय लेने में सहायक। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, निर्णय लेने में सहायक है। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ पहले। अच्छा ना, आपको जो दिक्कत जा रही है बेटा, जो हमारे भाई बहन हैं, आपको जो भी दिक्कत जा रही है आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप हमें बताएं कि सर क्या समस्या जा रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी भाई बहन हैं, हमारा यही दायित्व है कि आप सबकी चीज़ें आसानी समझ में आएँ, आप सबके अच्छे नंबर बने, आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, घर बैठे चीज़ों को आप समझ सकें, यही हमारा प्रयास है। तो इसलिए आपके कमेंट पे हम इकोनॉमिक्स का पूरा वीडियो कराएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे 3 महीने के अंदर। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए, दूसरा पॉइंट है निर्णय लेने में सहायक। निर्णय लेने में सहायक तो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार या फर्म के कई क्षेत्रों में स्वयं ही निर्णय लेना आवश्यक हो जाते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र इस क्षेत्र में सहायता करता है। देखिए, जो आपकी व्यक्तिगत इकाइयाँ जैसे व्यक्ति हो गया, परिवार या फर्म के कई क्षेत्रों में स्वयं ही निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी जैसा परिवार है तो आपको खुद निर्णय लेना पड़ रहा है, कोई फर्म है तो आपको निर्णय लेना है, तो वहाँ सूक्ष्म अर्थशास्त्र से हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अगर हमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ज्ञान है तो हम निर्णय लेने हमको आसानी होगी। ठीक है, आपके लिए हमने नोट्स तैयार किया है, पूरे पार्ट का हमने किया है। बस आपको वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, चैनल सब्सक्राइब करें, अब पढ़ाई करें, तभी मज़ा आएगा। आप जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना मज़ा आएगा ना, जल्दी जल्दी आपका वीडियो आएगा। अगला बढ़ते हैं, आर्थिक पूरा नया ब्लूप्रिंट के आधार पर मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। आर्थिक नीतियों का सुझाव। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र उन नीतियों का भी सुझाव देता है जिनमें अर्थव्यवस्था की निष्क्रियता दूर की जाती है। जो आपका आर्थिक नीतियों का सुझाव है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र उन नीतियों का भी सुझाव देता है जिनमें अर्थव्यवस्था की निष्क्रियता दूर की जा सकती है। हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक नीति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो अर्थव्यवस्था में रुकाव आया है या निष्क्रियता आई है उसे दूर कर सकते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में हम तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बेस्ट यानी व्यक्तिगत चीज़ों की खोज करेंगे तो हमें समस्या का पता चलेगा और उस समस्या का समाधान करके हम क्या करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था में जो धीमापन आया है, निष्क्रियता है, उसे हम दूर कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं,
आज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा देखिएगा, ठीक है। अगला आता है कीमत एवं पारिश्रमिक का निर्धारण। कीमत और पारिश्रमिक मतलब होता है मजदूरी जो दी जाती है। तो कीमत एवं पारिश्रमिक का निर्धारण, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसी वस्तु की कीमत निर्धारण तथा उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार या पारिश्रमिक निर्धारण की रीतियाँ बताता है। हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसी वस्तु की कीमत निर्धारण, है ना, हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कर सकते हैं तथा उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार या पारिश्रमिक निर्धारण की रीतियाँ बताता है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत ज्ञान, है ना, व्यक्तिगत ज्ञान है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यक्तिक आर्थिक क्रियाओं जैसे उपभोग, व्यय, बजट, आय, विनियोग आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं एवं कार्यक्षमता से संबंधित कारणों का ध्यान करता है तो उनका समाधान करता है। चलिए समझते हैं इसको। तो व्यक्तिगत ज्ञान मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यक्तिक आर्थिक क्रियाओं जैसे उपभोग, व्यय, उपभोग मतलब जो वस्तुओं का आप सेवन करते हैं उपभोग कहलाता है, ठीक है ना। व्यय मतलब खर्चा, बजट मतलब जो आप सेविंग करते हैं, आय मतलब इनकम, विनियोग मतलब होता है जो आपने की इन्वेस्टमेंट करा है, आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारा अर्थशास्त्र सुदृढ़ होता है। क्या आय है, क्या व्यय है, क्या बजट है, ये आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही काफ़ी अर्थव्यवस्था में हमारे असर होता है। यह व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं एवं कार्यक्षमता से संबंधित कारणों का ध्यान करता है तथा उनका समाधान करता है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ये जान सकते हैं कि लोगों की बचत क्या है, उनका व्यय क्या है, वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला हमारा आता है समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सहायक, है ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के लिए भी उपयोगी सहायक होता है। यानी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा समस्त अर्थशास्त्र का अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। इन्हीं की जो डाटा मिलता है वो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंकड़े प्राप्त होते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए जो इसका फायदा भी है तो दोष भी है। तो हम देखते हैं दोष क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष या सीमाएं। यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वर्तमान में बहुत अधिक महत्व है, लेकिन इससे कुछ सीमाएं या दोष भी हैं जो निम्न हैं। देखते हैं कौन कौन से दोष या सीमाएं हैं। तो पहला है समग्र का अध्ययन नहीं। सबसे बड़ा दोष क्या है इसमें, समग्र का अध्ययन नहीं होता है, व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन होता है। चलिए इसको देखते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कुछ विशिष्ट इकाइयों का ही अध्ययन करता है। विशिष्ट के आधार पर संपूर्ण को अनुमानित करना कठिन होता है। हम किसी एक विशिष्ट अध्ययन करके हम संपूर्ण का पता नहीं लगा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, संपूर्ण का अध्ययन नहीं करता है। और जब तक हम व्यक्तिगत आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण का आंकड़ा नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी घाटे में चल रही है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सारी कंपनियां घाटे पे हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। या कहीं कीमत ज़्यादा के क्षेत्र पे थोड़ी जगह कीमत ज़्यादा संभव नहीं है। तो हम किसी एरिया विशेष से या व्यक्ति विशेष से हम संपूर्ण का पता नहीं लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है समूह पर लागू नहीं होता। इसका एक दिक्कत ये है कि यह समूह पर लागू नहीं होता है, ग्रुप पर इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, समूह पर लागू नहीं होता। दूसरा पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को सदैव समूह पर लागू नहीं किया सकता है। बचत व्यक्तिगत दृष्टि से उचित है, लेकिन यदि समस्त व्यक्ति एक साथ बचत करने लग गए तो यह हानिप्रद होता है, क्योंकि इससे उपभोग मुद्रा में कमी आ जाएगी, फलस्वरूप रोजगार एवं राष्ट्रीय आय में कमी होगी, आर्थिक विकास में बाधाएं पैदा होंगी। मैं समझाता हूँ इसको पॉइंट को आपको, आप परेशान न होइए। चलिए समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए जैसे मान लेते हैं बचत करना अच्छी बात है, ठीक है, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर सभी लोग बचत करने लगेंगे, ज़्यादा बचत करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों को दिक्कत का सामना, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें दिक्कत हो जाएगी। क्यों होगी, जब सब बचत करेंगे तो उपभोग होगा नहीं, तो उपभोग मुद्रा में कमी आएगी, तो फलस्वरूप रोजगार और राष्ट्रीय आय में कमी होगी। क्योंकि देखिए जब उपभोग नहीं करेंगे
तो वस्तु का उत्पादन कम होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु नहीं खरीदेगा तो वस्तु का उत्पादन भी कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम होगा तो राष्ट्रीय आय में कमी होगी और आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न होगी। तो यही इसमें कहा गया है कि समूह पर लागू नहीं होता है। तो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को सदैव समूह पर लागू नहीं किया जा सकता है। बचत व्यक्तिगत दृष्टि उचित है। अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो बजट जो हमारा बचत होता है, जो हमारा सेविंग है, वो उचित है। लेकिन वहीं यदि समस्त व्यक्ति एक साथ बचत करने लगे तो यह हानिप्रद होता है, क्योंकि इससे उपभोग मुद्रा में कमी आ जाएगी। उपभोग मुद्रा क्या है? जो हम उपभोग करते हैं, वस्तु खरीदते हैं, उसमें जो व्यय करते हैं, उपभोग मुद्रा कहलाती है। फलस्वरूप रोजगार एवं राष्ट्रीय आय में कमी होगी और आर्थिक विकास में बाधाएं पैदा होंगी। तीसरा देखते हैं वास्तविक मान्यताएं। वास्तविक मान्यताएं क्या हो जाएंगी? तो व्यष्टि आर्थिक नियम अनेक ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती, जैसे पूर्ण रोजगार की मान्यता, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता आदि। यानी वास्तविक मान्यताएं हैं। तो व्यष्टि आर्थिक नियम जो है या व्यष्टि अर्थशास्त्र का नियम जो है अनेक ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो व्यवहारिक जीवन में संभव ही नहीं है, जैसे पूर्ण रोजगार। यानी सभी व्यक्ति को कभी रोजगार नहीं मिल सकता है और ना ही व्यवसाय में कभी पूर्ण प्रतियोगिता होती है, ना ही पूर्ण रोजगार होता है। और इन दोनों मान्यताओं पर हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? कार्य करता है, जो कि गलत है। आगे चलते हैं। अनेक समस्याओं का अध्ययन संभव नहीं। अनेक समस्याओं का अध्ययन संभव नहीं। सूचना आर्थिक प्रणाली राजस्व की अनेक समस्याओं जैसे मौद्रिक नीति एवं प्रशुल्क नीति कैसी हो, उचित राष्ट्रीय आय एवं विवरण क्या हो आदि समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है। अतः इन समस्याओं को निराकरण हेतु तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि ये बहुत सारी समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है, जिस कारण से भी इसकी एक सीमा है। कौन सी समस्या का अध्ययन नहीं करता है? जैसे आपका है सूचना आर्थिक प्रणाली राजस्व की अनेक समस्याओं जैसे मौद्रिक नीति एवं प्रशुल्क नीति कैसी हो, उचित राष्ट्रीय आय एवं वितरण क्या हो आदि समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है। अतः इन समस्याओं के निराकरण हेतु हमें समष्टि अर्थशास्त्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कंटिन्यू वीडियो आएँ तो आप वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसका PDF तो ये हमारा नंबर है ना, इस पर आप स्पर्श करिएगा। और जो भी कमी रही है, जो मन में आपकी डाउट है, सवाल है, शंका है, उसे आप SMS के द्वारा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसमें SMS करके या कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो पे हम सारी समस्याओं को दूर करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो नंबर है 7987374158। इस पर आप SMS करिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।